गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोग स्वागत है। देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स तो चल ही रहा। वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग दिसंबर का अंतिम आ गए थे, दिसंबर खत्म हो गया था। अब हम लोग 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक का करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस पर 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की संसद द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो इस पे लगाया था हान डुक सू पे लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, 27 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डुक सू पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति यू सुक योल के पदभार ग्रहण करने के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद यह निर्णय लिया गया। यू सुक योल पर मार्शल लॉ लागू करने में विफल रहने के लिए महाभियोग लगाया गया था। 14 दिसंबर को दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री हान डुक सू ने राष्ट्रपति युक सू योल के महाभियोग के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई थी। महाभियोग प्रस्ताव के मिलते ही श्री हान को उनके कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया। उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री चोई सांग मोंक ने अपना कार्यभार संभाल लिया है तथा वे कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पारंपरिक प्रेम गीत सेब डालने का, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया बोस्निया और हर्जेगोविना को। देखिए दोस्तों, बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में अब सेबडालेंका शामिल है। बोस्निया और हर्जेगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेबडालेंका कहा जाता है। उसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी का एक उदास शहरी प्रेम गीत है। इसमें दक्षिण स्लाव लोगों की मौखिक कविता के साथ ऑटोमन संगीत का संयोजन किया गया है। सेबडालेंका प्रदर्शनों के साथ अक्सर एक कैपेला या ल्यूट जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका दोस्तों। देखिए, अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी किए, जिनमें रिकॉर्ड संख्या में विजिटर वीज़ा भी शामिल है। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2008 और 2009 शैक्षणिक वर्ष के बाद भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भेजने वाला शीर्ष देश बन गया है। कुल मिलाकर 3,31,000 से अधिक छात्र अमेरिका में पढ़ रहे हैं। गैर अप्रवासी वीज़ा उन विदेशी नागरिकों के लिए जारी किया जाता है जो अस्थायी आधार पर अमेरिका में प्रवेश चाहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत ने लगातार 2 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्नातक स्तर के सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, जिनकी संख्या 19% बढ़कर लगभग 2 लाख हो गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? दोस्तों, चीन। देखिए, चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति 450 किलोमीटर पर घंटा तक पहुंच गई है। यह वर्तमान CR-400 फक्सिंग ट्रेन 350 किलोमीटर पर घंटा को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गति के साथ साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। यह नवाचार चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ मेल खाता है, जिसके तहत 2035 तक अपने हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 70,000 किलोमीटर तक विस्तार देने की योजना है। चीन की हाई स्पीड रेल यात्रा, जो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी, अब वैश्विक प्रवृत्तियों का पालन करने में से उन्हें निर्धारित करने तक पहुंच गई। देखिए दोस्तों, अभी चीन जो है सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है, जिसका रफ्तार है दोस्तों 450 किलोमीटर पर घंटा। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है? दोस्तों, तो चीन। देखिए, चीन ने अपना पहला टाइप 076
उभयचर हमला जहाज सिचुआन लॉन्च किया है, जो अमेरिकी सैन्य शक्ति को टक्कर देने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम सहित उन्नत तकनीक से लैस यह जहाज चीन की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाता है और उसकी वैश्विक स्थिति का विस्तार करता है। सिचुआन एक टाइप 076 उभयचर हमला जहाज चीन के नौसैनिक बेड़े में एक प्रमुख उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। पोत को देश की लंबी दूरी की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे नौसेना के परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। इसमें 2 द्वीपीय अधिसंरचना और पूर्ण लंबाई वाला उड़ान डेक है, जिसमें यह अस्थिर पंख वाले विमान और हेलीकॉप्टर दोनों को ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में, निम्न में से किस देश में 1 जनवरी 2025 से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर बैन लागू हो गया है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी से महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से पूरी तरह मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 96,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। स्विट्जरलैंड से पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और अन्य जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी नहीं ढक सकेंगी। 7वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को कौन सा देश शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 की मध्य रात्रि को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ EU के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अब तक दोनों देशों के पास शेंगेन क्षेत्र की आंशिक सदस्यता थी। अब साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 25 देश शेंगेन क्षेत्र के सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 29 देश शामिल हैं। गैर यूरोपीय संघ के सदस्य देश आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंक्टेनस्टीन शेंगेन क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रतिबंध के काम, व्यवसाय, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देश की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू किया है? तो रूस। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटक कर लागू किया है? तो रूस किया है। देखिए, रूस ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया। रूसी सरकार ने पिछले रिसोर्ट शुल्क को बदलने के लिए 1 जनवरी 2025 से एक नया पर्यटक कर लागू किया है। अब होटल और अन्य आवासों में ठहरने वाले यात्रियों को अपने ठहरने की लागत का अतिरिक्त 1% देना होगा। यह क्षेत्रीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना की शुरुआत है। कर को जुलाई 2024 में रूसी कर संहिता में संशोधन के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर्स में दिसंबर 2024 में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। देखिए, प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को खंडवा मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखती है, जो 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन के भारत के लक्ष्य का समर्थन करती है। यह वाष्पीकरण को कम करके जल संचरण भी करती है। देखिए, प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास भी किया, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण योजना के तहत नदियों की भारत की पहली इंटरलिंकिंग है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिलों में सिंचाई सुविधा प्रदान करेंगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य त्योहार घोषित किया गया है? तो रथ सप्तमी को राज्य सरकार द्वारा त्योहार घोषित किया गया दोस्तों। रथ सप्तमी को आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली स्थित श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों
के लिए रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया। यह निर्णय धर्मस्व आयुक्त के एक प्रस्ताव के बाद लिया गया है। इसमें मंदिर की वार्षिक आय 11.26 करोड़ रुपए तथा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के भक्तों के बीच इसकी लोकप्रियता पर प्रकाश डाला गया है। धर्मस्व विभाग के सचिव एस सत्यनारायण ने गुरुवार को इस संबंध में GOMS संख्या 291 जारी की। उसके बाद है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में संरक्षण प्रजनन उद्देश्यों के लिए नीदरलैंड से 2 नर लाल पांडा प्राप्त हुए। यह जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में संरक्षण प्रजनन उद्देश्यों के लिए नीदरलैंड के रोटरडैम चिड़ियाघर से 2 नर लाल पांडा प्राप्त हुए। देश के सबसे सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाने के लिए लगभग 1 दशक में किसी विदेशी चिड़ियाघर से लाल पांडा का यह पहला अधिग्रहण है। पार्क का नाम पद्मजा नायडू सरोजिनी नायडू की बेटी के नाम पर रखा गया है, जो पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रह चुकी है। यह चिड़ियाघर 1958 में 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा उच्च ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में संरक्षण प्रजनन उद्देश्यों के लिए नीदरलैंड से 2 नर लाल पांडा प्राप्त हुए। यह जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डैश की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर 2024 को किया गया। तो कौन सा दोस्तों? बेलगावी सत्र। देखिए दोस्तों, बेलगावी सत्र की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर 2024 को किया गया। देखिए, बेलगावी अधिवेशन की 100वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन 26 दिसंबर को हुआ। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने बेलगावी में की थी और इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वीर सौधा स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने वीर सौधा में पुनर्निर्मित फोटो गैलरी का उद्घाटन किया दोस्तों। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन डैश ने 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो कौन किया दोस्तों? UNDP किया। देखिए AIM और UNDP ने 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। 24-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज के 7वें संस्करण को अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने सिटी फाउंडेशन के सहयोग से लॉन्च किया है। इस साल का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देना और सतत विकास की बढ़ावा देना है। 2024 तक यूथ को लैब ने भारत में 6 राष्ट्रीय थीम विशिष्ट युवा, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता संवाद आयोजित किए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को किन राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा? तो राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य वन विभाग के अनुसार 4 बाघों को राजस्थान, 2 को उड़ीसा और 8 को छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। इन बाघों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच बाघ अभयारण्यों से स्थानांतरित किया जाएगा। बाघ और बाघिनों को अधिकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व BTR से 2 बंगाल बाघ, 1 नर और 1 मादा गुजरात को प्रदान किए गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2024 को सरकार ने 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में कितने जिले और संभाग रह जाएंगे दोस्तों? तो 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। देखिए, राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने अशोक गहलोत की पिछली सरकार के 9 नए जिले और 3 प्रशासनिक संभागों बनाने के फैसले को पलट दिया है। 28 दिसंबर 2024 को हुई
कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। भजनलाल सरकार का यह फैसला उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सह कमेटी की सिफारिश पर आधारित है, जिसे शर्मा सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान स्थापित 17 नए जिलों और 3 संभागों की स्थिति की समीक्षा के लिए गठित किया था। देखिए दोस्तों, अगस्त 2023 में तत्कालीन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की। इससे राज्य में जिलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो गई थी। अभी देखिए क्या बोल रहा है। 28 दिसंबर 2024 सरकार ने 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया। आधिकारिक अधिसूचना होने के बाद राज्य में कितने जिले और संभाग रह जाएंगे दोस्तों? तो 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो पहला देखिए, भारत ने वर्ष 23-24 में कोयला उत्पादन में लगभग 11.71% की वृद्धि दर्ज की। दूसरा में है, वर्ष 23-24 में भारत में कोयला उत्पादन 997.826 MT दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 22-23 में यह 893.191 MT था। तो ये दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। भारत ने वर्ष 23-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया। वर्ष 23-24 में भारत में कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन टन था, जबकि वर्ष 22-23 में यह 893.191 मिलियन टन था। भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग 11.71% की वृद्धि दर्ज की। घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन अगले 5 वर्षों में 140 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। वित्त वर्ष 23-24 के दौरान कुल घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 66.821 मिलियन टन रहा। कोयला मंत्रालय ने घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन कोकिंग कोल शुरू किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने संयुक्त रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत का पहला स्नातक लघु कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी देखिए सही होगा दोस्तों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने संयुक्त रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत का पहला स्नातक माइनर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग और संबंधित प्रौद्योगिकियों के तेजी से बढ़ते क्षेत्र के लिए एक कुशल कार्यबल का निर्माण करना है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र क्वांटम प्रौद्योगिकियों में माइनर का विकल्प चुन सकते हैं। इस माइनर प्रोग्राम में क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एल्गोरिदम और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे विषय शामिल होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक निम्न में से किसमें था दोस्तों? तो पुदुचेरी में था। ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुदुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक प्रेस बयान के अनुसार 10,23,699 मतदाताओं में से 5,42,979 या 53.03% महिलाएं हैं। सभी 31 मतदान केंद्रों पर केवल प्रतिशत महिला अधिकारियों की तैनाती के साथ माहे विधानसभा क्षेत्र ने इतिहास रच दिया। केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2023 में 11 से 27 से बढ़कर 2024 में 11 से 30 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है दोस्तों? तो इंदौर, जिसका लक्ष्य दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनना है, ने 1 दिसंबर 2024 को इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ साझेदारी में इस पहल की शुरू योजना 3.5 मिलियन निवासियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने में शामिल करने की है। 100 दिवसीय अभियान ऊर्जा बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है, जिसका लक्ष्य स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बिजली के उपयोग में 7 से 10% की कमी लाना है। इस पहल की अगुवाई इंदौर नगर निगम IMC ने सोलर एनर्जी के जाने माने पैरोकार
डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी के नेतृत्व वाली एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर की है दोस्तों। क्या है दोस्तों? दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया। कौन? तो इंदौर। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 30 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। देखिए, देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस ब्रिज का उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 की शाम को किया। ब्रिज के बनने से टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के 37 करोड़ रुपए खर्च हुए। ब्रिज के दूसरी ओर विवेकानंद स्मारक बना हुआ है। यह 1970 में बना था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसी रॉक पर 3 दिनों तक ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित किया गया। यह किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो केरल में। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित किया है। राज्य भूस्खलन को गंभीर प्रकृति आपदा घोषित करने के लिए केंद्र पर दबाव डाल रहा था। केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा प्रभावित लोगों के कर्ज माफ करने का भी अनुरोध किया है। इस आपदा से अनुमानित नुकसान करीब 12 से 2 करोड़ रुपए है और राज्य सरकार ने पुनर्वास पैकेज के लिए 22-62 करोड़ रुपए मांगे। हालांकि राज्य के लिए किसी विशेष फंड का कोई उल्लेख नहीं है। इस आपदा में 254 लोगों की जान चली गई और 128 लोग लापता हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है दोस्तों? तो उत्तराखंड ने किया है। देखिए, उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में एथनो बोटेनिकल गार्डन विकसित किया है। इस एथनो बोटेनिकल गार्डन में 37 से अधिक पौधों की प्रजातियां उगाई गई है। इन पौधों में खैर, अकेसिया, केटेचू, कोविदर, बोहिनिया, वेरिएगाटा, बरगद, फिकस बेंगालेंसिस, पीपल, फिकस रिलीजियोसा, डाक, ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा आदि शामिल है। हल्द्वानी में रामायण वाटिका भी राज्य वन विभाग द्वारा स्थापित की गई थी। 23 बार क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। इन उपायों का उद्देश्य वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्य की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करना था। कार्य योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल किया जाए। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना डैश में मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में शुरू हुई है। कहाँ? तो दोस्तों जामनगर में। ये भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में शुरू हुई। वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण सोसाइटी BCSG संयुक्त रूप से 3 से 5 जनवरी तक 3 दिवसीय जनगणना का आयोजन कर रहे हैं। BCSG पक्षी संरक्षण जनगणना गतिविधियों और अवलोकन के लिए एक स्वैच्छिक संगठन है। इस जनगणना में पहले दिन वानिकी और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा विशेष वार्ता, दूसरे दिन पक्षी गणना गतिविधियों और अंतिम दिन समापन समारोह के बाद ज्ञान साझाकरण सत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोल रहा है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला के स्वचालन का भी उद्घाटन किया, जिससे आम नागरिक घर बैठे वेधशाला की दूरबीन का उपयोग कर सकेंगे।
उद्घाटन समारोह के दौरान भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन, IIT इंदौर के निदेशक डॉक्टर सुहास जोशी भी मौजूद थे। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस NCSC 27 से 31 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर में, हाल ही में वाद-सराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया दोस्तों? वाब-थराद तो दोस्तों गुजरात का जिला बनाया। गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित कर वाब-थराद जिले के गठन को मंजूरी दी है। इस नए जिले का मुख्यालय थराद शहर में होगा, जिसमें गुजरात में जिलों की कुल संख्या 34 हो जाएगी दोस्तों। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अगुवाई में कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। यह कदम लंबे समय से चली आ रही जन मांग को पूरा करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से है। राज्य में जिलों की संख्या 34 से हुई 9 नगर पालिकाओं को भी महानगर पालिका बनाने का फैसला 2027 के चुनाव से पहले परिसीमन बदल जाएगा, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 182 से बढ़ सकती है। 8 तालुका थराद जिले में शामिल किए जाएंगे। नए साल में ही सरकार ने बनासकांठा के लोगों को तोहफा दिया है। 27 नंबर में ऑप्शन में, हाल ही में किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है? तो नेपाल में। हाल ही में किसी देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। देश में बच्चों की शादी के अपराध को समाप्त करने के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के संकल्प के बीच नेपाल और भारत के बीच अधिकार कार्यकर्ता, बच्चों और नागरिक संस्थाओं के सदस्य सहित 100 से अधिक लोगों ने बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। यह अभियान भारतीय संगठन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन और नेपाल के बैकवर्ड सोसाइटी एजुकेशन के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, नेपाल ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का संकल्प लिया है। 2 से 8 दिसंबर के बीच 3 महाद्वीपों के 3 दर्जन देशों ने बाल विवाह के खिलाफ JRC के बाल विवाह मुक्त विश्व संकल्प समारोह में भाग लिया। और 3 नंबर सेक्शन में दोस्तों खेल। देखिए दोस्तों, खेल से है आपको स्पोर्ट्स से 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी ने नई एशियाई संस्था बनाई। नवगठित संगठनात्मक ढांचे में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के कितने प्रमुख पद होंगे दोस्तों? तो 7 प्रमुख पद होंगे। 7 प्रमुख पद होंगे। उसके बाद है दोस्तों, देखिए विश्व मुक्केबाजी के नई एशियाई संस्था बनाई। एशिया विश्व मुक्केबाजी का नया सदस्य बन गया। यह एशियाई मुक्केबाजी के विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नवगठित संगठनात्मक ढांचे में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के 7 प्रमुख पद होंगे। अजय सिंह इस अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग PKL 2024 का खिताब किसने जीता? प्रो कबड्डी लीग PKL का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स। देखिए, हरियाणा स्टीलर्स ने फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग PKL 2024 का खिताब जीता। हरियाणा ने दुनिया की सबसे बड़ी कबड्डी लीग में अपने पदार्पण के बाद अपना पहला खिताब जीता। 11वें सीजन के फाइनल में हरियाणा कबड्डी लीग में अपने पदार्पण के बाद अपना पहला खिताब जीता। तो 11वें सीजन के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराया दोस्तों। कि इन्होंने श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे में हुए मुकाबले में पायरेट्स को 32-23 से हराया। पटना पायरेट्स टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। पटना पायरेट्स ने पहले 3 बार PKL जीता था और वे सभी जीत लगातार सीजन 3, 4 और 5 में आई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर में आयोजित FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 में महिला ओपन का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो कोनेरू हम्पी ने जीता। भारत के कोनेरू हम्पी और रूस के वोलोडर मुर्जिन ने 2024 FIDE विश्व रैपिड
चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और ओपन पुरुष खिताब जीते। हम्पी के लिए यह दूसरी FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप थी। इससे पहले उन्होंने 2019 में मॉस्को रूस में अपना पहला रैपिड खिताब जीता था, जबकि रूसी वेलोडोर मुजरिन ओपन वर्ग में चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। नोडिडबेक अब्दुसतोरोव ने 2021 में 17 साल की उम्र में विश्व रैपिड खिताब जीता था। 2024 FIDE विश्व रैपिड चैंपियनशिप 26 से 29 दिसंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक किसने जीता दोस्तों? तो लक्ष्य सेन ने जीता। लक्ष्य सेन ने, देखिए भारत के लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता। लक्ष्य ने कांस्य पदक के अपने मैच में लेडियड को 21-17, 21-11 से हराकर लक्ष्य इस टूर्नामेंट में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। यह टूर्नामेंट चीन के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन के दिमाग की उपज है। थाईलैंड के कुनलावत विटिल्सन और डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2024 तक सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? दिसंबर 2024 तक सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने दोस्तों? तो जसप्रीत बुमराह। देखिए जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यह उपलब्धि हासिल की। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी 84वीं वैध डिलीवरी के साथ यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने मोहम्मद शमी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 96 से 96 गेंदों के बाद यह उपलब्धि हासिल की थी। वह अब वकार यूनिस 77-125 गेंद, डेन स्टेन 78 से 48 गेंद और कैसिनो रावाडा 81 और 54 गेंद के बाद 200 विकेट लेने वाले चौथे सबसे तेज गेंदबाज हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर किसने इतिहास रच दिया है दोस्तों? तो हेमंत मुडप्पा दोस्तों। देखिए हेमंत मुडप्पा 15वीं भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में ट्रिपल चैंपियन बन गए हैं। मंत्रा रेसिंग के मुडप्पा ने 2024 नेशनल्स में 3 वर्गों में भाग लिया। उन्होंने 4 स्ट्रोक 10 से 51 से 16 से 50 सीसी सुपर स्पोर्ट्स वर्ग में 29 अंकों की अपराजय बढ़त हासिल की है। उन्होंने 3 और वर्गों में भाग लेकर उनमें से 2 जीतकर ट्रिपल क्राउन की उपलब्धि हासिल की। वह ड्रैग स्ट्रिप पर अपने असाधारण कौशल और प्रभुत्व के लिए जाने जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता दोस्तों? तो केरल ने जीता। देखिए केरल ने चंगनासेरी में चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर पहली बार सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता। केरल ने सेमीफाइनल में सर्विसेज को हराया था, जबकि चंडीगढ़ ने दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय रेलवे को हराया था। दोनों हारने वाले सेमीफाइनलिस्टों ने कांस्य पदक साझा किया। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, जबकि राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने फाइनल में किस टीम को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी 24-25 जीती? तो केरल। पश्चिम बंगाल ने फाइनल में केरल को हराकर 78वीं संतोष ट्रॉफी जीती है दोस्तों पश्चिम बंगाल। देखिए संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण के फाइनल में केरल को हराकर अपने संग्रह में एक और खिताब जोड़ लिया। यह बंगाल की टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी। संतोष ट्रॉफी 24-25 के 78वें संस्करण का फाइनल 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बालयोगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। हैदराबाद में खेला गया फाइनल पश्चिम बंगाल के लिए संतोष ट्रॉफी में 47वां फाइनल था, जबकि केरल 16वीं बार खेल रहा था। पश्चिम बंगाल ने आखिरी बार 16-17 में और केरल ने 21-22 में ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब किन 2 खिलाड़ियों के बीच साझा किया गया दोस्तों? तो मैग्नस कार्लसन और इयान नेमोम नी याचची। तो देखते हैं
इसके बाद भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता और महिला वर्ग का खिताब चीनी शतरंज खिलाड़ी जू वेन जुन ने जीता। अगला है दोस्तों, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार ओपन सेक्शन का खिताब दो खिलाड़ियों मैग्नस कार्लसन और इयान नेमोनियाची के बीच साझा किया गया। यह मैग्नस कार्लसन का 7वां खिताब था, जबकि इयान नेपोनियाची का यह पहला खिताब था। 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 30 और 31 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई। अगला है दोस्तों, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, एनवीडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया जेटसन ओडिन नैनो सुपर क्या है? एनवीडिया कंपनी द्वारा पेश किया गया जेटसन ओडिन नैनो सुपर क्या था दोस्तों? तो एआई सुपर कंप्यूटर था। देखिए, जेटसन ओडिन नैनो सुपर एक कॉम्पैक्ट जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर है जिसे एनवीडिया ने लॉन्च किया है और इसकी कीमत $249 है दोस्तों। यह 67 टॉप्स के साथ उन्नत प्रदर्शन की विशेषता रखता है और डेवलपर्स और छात्रों के लिए AI टूल्स बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एनवीडिया के एम्पियर जीपीयू आर्किटेक्चर से लैस यह रोबोटिक्स, स्मार्ट सर्विलांस और स्वास्थ्य देखभाल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। डिवाइस कॉम्पैक्ट होने के बावजूद शक्तिशाली है, जिससे सभी आकार के व्यवसायों के लिए जनरेटिव AI सुलभ हो जाता है। 38 में है दोस्तों, अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए दोस्तों, दोनों कथन सही होगा इसका। यह मिशन सफल होने के बाद रेंडेजबस डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक में दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो का यह पूरा मिशन देश के चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने महत्वपूर्ण अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C60 मिशन श्रीहरिकोटा से 99वां प्रक्षेपण था। 2 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV-60 रॉकेट को 30 दिसंबर 2024 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया। अगर यह मिशन सफल रहा तो यह भारत, देखिए दोस्तों, 2 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV-60 रॉकेट को 30 दिसंबर 2024 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों, और उसका नाम है PSLV-C60। और अगर यह मिशन सफल रहा तो भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किए हैं? तो आईआईटी बॉम्बे ने दर्द रहित दवा वितरण के लिए शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है, जो त्वचा को कम नुकसान और संक्रमण के जोखिम को कम करती है। यह सिरिंज उच्च ऊर्जा शॉकवेव का उपयोग करके द्रव दवा का माइक्रोजेट बनाती है, जो सुई के बिना त्वचा में प्रवेश करती है। इसमें एक ड्रिवन सेक्शन की दवा धारक होता है, जो संपीड़ित नाइट्रोजन गैस द्वारा संचालित होता है। चूहों पर परीक्षण में यह प्रभावी साबित हुई है। गहरे ऊतक में प्रवेश के साथ न्यूनतम त्वचा क्षति दिखी। यह उपकरण 1000 से अधिक उपयोगों का समर्थन करता है और केवल नोजल प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, जिससे यह लागत प्रभावी बनता है। यह मिशन इंद्रधनुष जैसे टीकाकरण अभियानों को तेजी से बढ़ा सकता है और सुई से संबंधित संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आईआईटी और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली पर सहयोग किया है? दोस्तों, आईआईटी मद्रास और कृषि मंत्रालय ने प्रोजेक्ट विस्तार कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वर्चुअली एकीकृत प्रणाली पर सहयोग किया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार क्षेत्र की दक्षता और प्रभावकारिता को बढ़ाना है। कृषि और संबंधित उद्योगों में स्टार्टअप के बारे में डेटा जोड़कर विस्तार प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए हाल ही में कृषि मंत्रालय और आईआईटी मद्रास द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे
किसानों और अन्य हितधारकों के लिए इन स्टार्टअप की क्षमताओं और उत्पादों का उपयोग करना आसान हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। देखिए, एयर इंडिया भारत में वाईफाई सेवा प्रदान करने वाली पहली विमानन कंपनी बन गई है। टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने इस एक प्रेस रिलीज में बताया कि अब एयरबस A350, बोइंग 787-9 और चुनिंदा एयरबस A321 नियो विमानों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। यह सर्विस पहले से ही एयर इंडिया के इंटरनेशनल रूट्स जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और सिंगापुर पर उपलब्ध थी। अब इसे डोमेस्टिक रूट्स पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। एयर इंडिया की इस नई सर्विस का फायदा उठाकर विमान में पैसेंजर्स 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस सेवा के तहत यात्रियों को कुछ विशेष रूट्स पर फ्लाइट्स में वाईफाई की सुविधा मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, श्रद्धांजलियाँ हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, ओसामू सुजुकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें डैश में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का जापान में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे और लिम्फोमा, एक प्रकार का रक्त कैंसर से पीड़ित थे। ओसामू सुजुकी, जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक सुजुकी मोटर लिमिटेड का नेतृत्व किया, ने कंपनी को एक वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में स्थापित किया। उनकी कंपनी की मारुति 800 कार ने भारत में लाखों लोगों के लिए एक किफायती और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई। भारत सरकार ने 2007 में ओसामू सुजुकी को भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जापान की एक सहायक कंपनी है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिमी कार्टर के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए दोस्तों, जिमी कार्टर ने 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 2 में है, उन्होंने 1979 इजराइल और मिस्र के बीच कैंप डेविड समझौते की सुविधा प्रदान की। दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। देखिए, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 29 दिसंबर 2024 को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कार्टर को उनके मानवीय कार्यों के लिए 2002 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें मेलेनोमा नामक कैंसर था दोस्तों। 22 मार्च 2019 को वे अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए। जॉर्जिया के मूंगफली किसान जिमी कार्टर जनवरी 1977 में राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों, कार्टर एक डेमोक्रेट ने 1976 के चुनाव में मौजूदा रिपब्लिकन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराया। उन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मार्च 1989 में इजराइल और मिस्र के बीच संपन्न एक ऐतिहासिक शांति संधि के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। अगला है दोस्तों, नियुक्तियां और इस्तीफा, अपॉइंटमेंट्स एंड डिजिग्नेशंस। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संदीप शाह को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने डॉक्टर संदीप शाह को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर शाह ने प्रोफेसर सुब्बाना अयप्पन का स्थान लिया है। इन्होंने भारत की पहली ड्राइव थ्रू कोविड परीक्षण सुविधा की अवधारणा बनाई और उसका शुभारंभ किया, जिसमें एक ही स्थान पर 3500 से अधिक परीक्षण किए जा सकते थे। NABL भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का एक घटक है जो परीक्षण और अंशांकन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम करता है। भारतीय गुणवत्ता परिषद की स्थापना 1996 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 45 में, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो विपुल कुमार को नियुक्त किया है दोस्तों। देखिए, गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया है। विपुल कुमार को CRPF
महानिदेशक का कार्यवाहक प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने मौजूदा बल प्रमुख अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण किया। वे वर्तमान में सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 26 जनवरी 2016 को महानिदेशक की रजत प्रशस्ति डिस्क से भी सम्मानित किया गया था। वे अस्थायी प्रतिस्थापन की नियुक्ति होने तक सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 46 में, हाल ही में विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो हाल ही में विजयानंद किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के बने, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के विजयानंद, जो वर्तमान में ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है, ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने विजयानंद को कार्यभार सौंपा। विजयानंद 2023 से एपी ट्रांसको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और 2022 से एपी जेनको के अध्यक्ष हैं। ऊर्जा के विशेष मुख्य सचिव के रूप में वे एपीपीसीसी, एपीएसपीसीएल, एनआरईडी, सीएपी और एपीएसईसीएम के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त पद भी संभालते हैं। विजयानंद का प्रशासनिक करियर 1993 में आदिलाबाद के सहायक कलेक्टर के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद 1996 तक रामपचोदवड़म के उप कलेक्टर के रूप में उनकी भूमिका रही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो भुवनेश कुमार को। देखिए, उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ होने के अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी होंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई की स्थापना 2009 में केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग, अब नीति आयोग के तहत की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 48 में, एयर मार्शल डैश ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा। तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। दिसंबर 1986 में उन्हें भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल ने अपनी 38 साल की सेवा के दौरान प्रमुख कमांड और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा, जो 39 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, को एयर मार्शल मिश्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है दोस्तों। अब देखिए पुरस्कार और मान्यता दोस्तों, पुरस्कार और मान्यता। तो देखिए इसमें है दोस्तों, एक राज्य डैश ने राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों? देखिए RINL ने जीता है। देखिए, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई RINL के राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित गोल्ड अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा लौह एवं इस्पात 6 श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय पहल के लिए दिया गया। RINL को पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन और अपशिष्ट ऊर्जा में दक्षता के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है दोस्तों। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दोस्तों। देखिए, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC ने हाल ही में महान भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को संस्था का मानद सदस्य बनने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से एक MCC की स्थापना 1838 में हुई थी। तेंदुलकर MCC में सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसे प्रतिष्ठित खेल स्थल का प्रबंध करता है, मानद सदस्यता क्रिकेट के प्रति असाधारण योगदान को मान्यता देती है।
अगला क्वेश्चन है 51 में, हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है? हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है दोस्तों? तो सेल को, SAIL को मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2025 से 2026 जनवरी की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क यानी काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान का सर्टिफिकेट मिला है। सेल को लगातार दूसरी बार यह सर्टिफिकेट मिला है। इससे पहले 2023 से 2024 दिसंबर की अवधि के लिए यह सर्टिफिकेट मिला था। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कर्मचारियों के एक्सपीरियंस का मूल्यांकन करके ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट देती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो चार एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा खेल रत्न अवार्ड से। देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों गुकेश डी शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी को प्रदान किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने 17 पैरा एथलीटों सहित 32 एथलीटों के नाम भी अर्जुन पुरस्कार के लिए घोषित किए हैं। पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो सही प्रांत पे स्पर्श, चश्मे, बद्दूर, कथा और साज जैसी जीवन के पहलुओं पर आधारित फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज निर्देशक लेखिका साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AIFF 2025 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। देखिए, अगला है, फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 15 जनवरी से 19 जनवरी तक छत्रपति संभाजी में आयोजित होने वाला है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार AIFF के अध्यक्ष नंदकिशोर कगलीवाल, मुख्य संरक्षक अंक सराव कदम और AIFF के मानद अध्यक्ष निर्देशक आशुतोष गोवारिकर ने मंगलवार को यह घोषणा की। 1970 और 1980 के दशक में श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, मनी कौल, सईद अख्तर मिर्जा और कुमार साहनी के साथ भारत के समानांतर सिनेमा आंदोलन के स्तंभों में से एक परांजपे ने फिल्म निर्देशन के अलावा कई नाटकों और बच्चों के नाटकों का निर्देशन किया है। परांजपे, जिन्होंने 2 बार चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, को 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, अगला है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स दोस्तों। तो वर्ष 2026 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों? तो तेलंगाना में राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई थी। देखिए, तेलंगाना में 2024 के दौरान साइबर अपराधों में 43.33% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुल अपराध दर में 22.53% की वृद्धि हुई थी। 2023 में 17,571 मामलों के मुकाबले 2024 के दौरान कुल 25,184 साइबर अपराध मामले दर्ज किए गए। राज्य में जनवरी से नवंबर तक 1,69,477 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल 1,38,312 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए थे। साइबर अपराधों का जिक्र करते हुए पुलिस प्रमुख ने कहा कि 2023 में 8 करोड़ रुपए की तुलना में 2024 में 180 करोड़ रुपए का पता लगाया गया और पीड़ितों को वापस किया गया। उन्होंने कहा कि 2060% की वृद्धि हुई है। 1 जुलाई से 30 नवंबर तक नए आपराधिक कानूनों के तहत कुल 85,190 मामले दर्ज किए गए। इनमें से साइबराबाद में 15,360 मामले, हैदराबाद में 10,501 और रचकोंडा में 10,271 मामले शामिल हैं दोस्तों। और नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार 1313 जीरो FIR दर्ज की गई है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा मंत्रालय गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी करता है? कौन सा मंत्रालय गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय देश में भूजल पुनर्भरण में 2017 से 2024 के बीच की अवधि में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि हुई है और भूजल निष्कर्षण में 3 बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 में 31 दिसंबर 2024 तक देश में भूजल पुनर्भरण की नवीनतम स्थिति जारी की है। भूजल मूल्यांकन केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया गया था।
गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट का अनावरण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 31 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में की गई। देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 440.90 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM है और देश में वार्षिक दोहन योग्य भूजल संसाधन 406.19 BCM है। सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण दोस्तों 245 BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर है दोस्तों। देश के लिए भूजल दोहन का औसत स्तर दोस्तों 60.47% है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक व्यापार में डैश बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो 3.9% दोस्तों। देखिए, वैश्विक व्यापार में 3.9% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके अतिरिक्त भारत के कुल निर्यात का 8.21% इस क्षेत्र से आता है। वित्त वर्ष 24-25 की पहली छमाही में भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 21,358 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि है। 87-33 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात मूल्य के साथ तैयार कपड़ों का कुल निर्यात श्रेणियों में 41% हिस्सा था। किताबें और लेखक बुक्स एंड ऑथर्स। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो राजनाथ सिंह ने किया। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर पर 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से शीर्षक वाली पुस्तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। शीर्षक जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कहानी को एक ऐसे परिप्रेक्ष्य और प्रारूप से प्रलेखित करने का प्रयास करता है जो विशेषज्ञ और कम जानकार लोगों के लिए दोनों के लिए एक सिंहावलोकन सक्षम बनाता है। इसे 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है जो क्षेत्र के 3000 वर्षों के इतिहास को कवर करते हैं। शामिल किए जाने के लिए चुने गए प्रत्येक चित्रण को सावधानी से बनाया गया है जो एक युग, उसके महत्व और भारतीय इतिहास के बड़े ऐतिहासिक कैनवास में योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों देखिए, अभी जो बुक आया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, पुस्तक का विमोचन राजनाथ सिंह ने किया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बैंकिंग और अर्थव्यवस्था से। दोस्तों, बैंकिंग एंड इकोनॉमी। भारत अब दुनिया में डैशवें स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो चौथा है दोस्तों। तो भारत अब दुनिया में चौथे स्थान पर जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। पिछले 10 वर्षों में 2014 से 24 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि लगभग 709 बिलियन डॉलर थी। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर भारत 2014 में 71वें स्थान से बढ़कर 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब पहुंच रही है। 2015 से 18 के बीच भारत व्यापार सुगमता सूचकांक में 42 पायदान ऊपर चढ़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों देखिए, कथन नंबर 2 सही है इसमें। वर्तमान एंटी डंपिंग ड्यूटी जुलाई 2020 में लगाई गई थी। ये 29 जनवरी 2025 तक लागू है। ये 29 जनवरी 2025 तक लागू है दोस्तों। देखिए, वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। ये 5 देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम है। वित्त मंत्रालय ने इन 5 देशों से आने वाली डिजिटल प्लेटों पर 5 साल की अवधि के लिए निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। राजस्व विभाग ने व्यापार उपचार महानिदेशालय की सूर्यास्त समीक्षा याचिका पर अपने अंतिम निष्कर्षों की सिफारिशों के आधार पर निश्चित एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम लिमिटेड ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की सनसेट समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। वर्तमान एंटी डंपिंग ड्यूटी जुलाई 2020 में लगाई गई थी। ये 29 जनवरी 2025 तक लागू है दोस्तों। देखिए, अगला है दोस्तों सेक्शन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और समितियां। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरुआत की गई विकसित पंचायत कर्मयोगी
पहल के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखिए दोनों कथन इसका सही है। यह पहल प्रशासन गांव की ओर का हिस्सा है। 2 में है इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता में सुधार करना है। देखिए सुशासन दिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की। यह पहल प्रशासन गांव की ओर का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता में सुधार करना है। क्षमता निर्माण के लिए रचनात्मक उपकरणों और ढांचों के माध्यम से विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल पंचायत राज संस्थाओं PRI को विकसित करना चाहती है। उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में शुरू की गई इस पहल में सेवा वितरण में सुधार के लिए मोबाइल ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित चैटबॉट और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता PM मोदी ने की है दोस्तों? तो 45वां बैठक का अध्यक्षता किया है दोस्तों। देखिए प्रगति के 45वें बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी परिवहन की 6 मेट्रो परियोजना और सड़क संपर्क तथा ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना समेत 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को यह समझना चाहिए कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल पाता। बैठक में उन्होंने बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की दोस्तों। और 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों? तो गुजरात। देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वर, भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को 25 दिसंबर से सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। स्वर प्लेटफॉर्म को मुख्यमंत्री कार्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भविष्यवाणी टीम राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के सहयोग से विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। यह स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भाषिनी का उपयोग करता है दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। विवाद से विश्वास योजना, देखिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी। विस्तार के बाद करदाताओं को अपनी घोषणाएं दाखिल करने और कम कर दरों पर विवादों को निपटने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। विवाद से विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में की थी। 1 फरवरी 2025 से योजना के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं को संशोधित दर के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली राज्य सरकार द्वारा पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 का मासिक मानदेय दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगार महिलाओं को 21 प्रतिमाह वजीफा देने के लिए महिला सम्मान योजना शुरू की थी। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2025-26 तक बढ़ा। देखिए दोस्तों बोल रहा है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक बढ़ा दिया है दोस्तों? 2025-26 तक बढ़ा दिया है। देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी है, जिसमें प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का विस्तार शामिल है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में यस-टेक और विंटर्स जैसी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए FIAT के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 1 साल और बढ़ाकर 25-26 तक कर दिया है। 21-22 से 25-26 तक दोनों योजनाओं के लिए कुल आवंटन अब 69,515.71 करोड़ रुपए है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने छात्रों के बीच 15 दिवसीय पठन अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की। राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां भी गठित की है जो पूरे राज्य में पठन अभियान की देखरेख करेंगी। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह पठन अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के विजेताओं को सम्मानित करेगी। 15 दिवसीय पठन अभियान महाराष्ट्र सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन होगा। राज्य सरकार के अधीन अनुसार यह अभियान हर साल 1 से 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब रक्षा करंट अफेयर्स देखिए दोस्तों, डिफेंस का। भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण 31 जनवरी 2024 को नेपाल के सलझंडी में शुरू होगा। यह अभ्यास का कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो 18वां संस्करण है। एक संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण नेपाल के सलझंडी में होगा। बटालियन स्तर के संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण में 334 कर्मियों वाले भारतीय सेना की टुकड़ी भाग लेंगी। यह अभ्यास 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। देखिए अगला है सेक्शन समझौता एवं समझौता ज्ञापन, एग्रीमेंट एंड एमओयू। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 2 वर्ष पूरे हो गए दोस्तों। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA ने उल्लेखनीय सफलता के 2 साल पूरे कर लिए हैं। इसने व्यापार संबंधों को बढ़ाया है और दोनों देशों में MSME व्यवसायों और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। द्विपक्षीय व्यापार दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है। यह 2021 में $12 बिलियन से बढ़कर 22-23 में $26 बिलियन हो गया है दोस्तों। 23-24 में कुल व्यापार 24 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 14% बढ़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक भारतीय मिशन ने हिंद महासागर की सतह से 4500 मीटर नीचे एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज करके 1 मील का पत्थर चिन्हित किया। इस मिशन का नाम क्या है दोस्तों? डीप ओशन मिशन। देखिए, भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने हिंद महासागर से 4500 मीटर नीचे स्थित एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की तस्वीर खींचकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डीप ओशन मिशन EOM गहरे समुद्र का अन्वेषण करने तथा उसके संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करने का एक कार्यक्रम है। इस मिशन पर 5 वर्षों में 4077 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसे चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले चरण 21 से 24 के लिए 2823.4 करोड़ रुपए का आवंटन है। 70वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है दोस्तों? तो काम्या कार्तिकेयन है दोस्तों, काम्या कार्तिकेयन। ये काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल से है। उन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रस और ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियस्को, दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोनकागुआ और उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, एशिया में माउंट एवरेस्ट और अंटार्कटिका में वर्तमान चढ़ाई की है। देखिए, 16 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्हें 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। और 71वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल निर्यात करेगा दोस्तों? तो इंडोनेशिया को करेगा। 72वां क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में चल रहे आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है दोस्तों? 2025 को दोस्तों सुधार का वर्ष घोषित किया 2025 को। देखिए दोस्तों, हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ दोस्तों, जो कि 30 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक का इसमें संकलन है दोस्तों। ये हमारा दिसंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों कल से हम ये जनवरी का जो अभी तक में जो हम डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अभी तक का 1-2 सप्ताह का करके उसके बाद नवंबर का स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अमित लाइफ मेकर पे। उसके बाद अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने किसी एक ग्रुप में शेयर कीजिए दोस्तों इसको। धन्यवाद दोस्तों।